गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए चैप्टर के साथ में यहाँ पे प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है समास। समास जो शब्द है, ये शब्द संक्षिप्तीकरण शब्द है, इसे हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यह बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे 2 या 3 क्वेश्चन पक्का बनने हैं, ठीक है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे अच्छे से और ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जाम में फोड़ कर आए। और हम इसके साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। कृपया उससे गो थ्रू होइएगा। उसमें जो शब्द, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं और जिस तरह का नोट्स बना है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में और दूसरे बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाहर से कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये नोट्स पढ़ के जाइए, इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए पढ़ते हैं समास को। समास का मतलब क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा रूप। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा रूप। और छोटा रूप, समास, ये सब क्या है? देखिए, दो शब्द मिलकर जो शब्द बनाते हैं, दो शब्द मिले और दोनों शब्द मिलकर जो पद बनाते हैं, वो क्या है? वही समास कहलाता है। दो शब्द मिलकर जो पद बनाते हैं वही समास कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लूं, चरण कमल। इसमें एक शब्द ये है और दूसरा शब्द ये है। दोनों शब्द मिलके जो पद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम उसे समास कहते हैं। समास में जो पहला पद होता है वह कहलाता है पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द होता है वह कहलाता है उत्तर पद। और पूर्व पद एवं उत्तर पद, ये दोनों पद मिलाकर जो पद बनते हैं उन्हें कहते हैं हम समस्त पद। उन्हें कहते हैं हम समस्त पद। ओके, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए, दो पदों से मिलकर शब्द बनता है समास। पहले शब्द को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद, और दोनों पद को मिलाकर कहते हैं उसे समस्त पद। तो ये क्या है? ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये शब्द क्या है? ये शब्द जो अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब, बहुत बड़ा मतलब छुपाए रखा है, और उसे सिंक्रोनाइज, उसे संक्षिप्त, उसे छोटा रूप देकर जो शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। जैसे चरण कमल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चरण के समान कमल, उसे कहते हैं चरण कमल। तो ये जो शब्द है, इतने बड़े शब्द को, इतने सारे शब्दों को अपने आप में संक्षिप्त, छोटा करके जो शब्द बन जाए छोटे रूप में, उसे ही हम कहते हैं समास। ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, और ये दोनों पद मिलाकर समस्त पद। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग समास के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। समास जो होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकारों को हम लोग देखते हैं। समास के 6 प्रकार जो होते हैं वे होते हैं तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, और होते हैं कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और लास्ट जो होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। तो ये 6 समास हो गए: तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व एवं बहुव्रीहि समास। सब समासों को एक एक करके चलिए आइए हम समझते हैं। तत्पुरुष समास को पहले देखते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है, और प्रथम पद गौड़ होता है, मीन्स उससे छोटा होता है और प्रत्यक्ष रूप में होता है। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वह क्या होता है? प्रधान होता है, और प्रधान पद जो होता है वह गौड़ होता है। उत्तर पद प्रधान और प्रधान पद गौड़ होता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूं ग्रंथाकार।
ग्रंथकार मीन्स ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथकार मीन्स ग्रंथ को लिखने वाला। इसमें जो पहला पद है ये क्या है, ये गौड़ है। लेकिन जो दूसरा पद है उत्तर पद, ये क्या है, ये है प्रधान, ये है प्रधान। और ये जो दूसरा पद है ये क्या होता है, ये गौड़ शब्द होता है। ये उसके सामने अप्रत्यक्ष रूप में रहता है। ठीक है, जो ऐसे हो शब्द उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। चलिए आइए तत्पुरुष समास को और भी अच्छी तरह से देखते हैं। तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास के अंदर कारकों के आधार पे, किसके आधार पे, कारक के आधार पे। अगर आप कारक को नहीं जानते हैं तो कारक का वीडियो बना के हमारे चैनल पे है, आप उसको जाके पहले देखिए, कारक तब आपको समझ में आ जाएगा। कारक किसे कहते हैं, कारक उसे कहते हैं जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाले को कारक कहते हैं। ओके, कार्य को करने वाले को कारक कहते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे, कारक के आधार पे तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है कर्म, दूसरा है करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, देखिए कारक के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समान। तो कर्म की विभक्ति क्या होती है, कर्म की विभक्ति होती है को। ये विभक्ति का मतलब क्या होता है, खंड, डिवीजन, जो क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं विभक्ति। करण का क्या होता है, करण का होता है से या फिर के द्वारा। संप्रदान का विभक्ति क्या होता है, को, के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तत्पुरुष समास के अंदर लगता है। अपादान का क्या होता है, अपादान का होता है से। संबंध का होता है का, के, की। और अधिकरण का होता है में या पर। तो आइए हम सबको देखते हैं। जैसे देखिए कर्म तत्पुरुष समास में क्या लगता है, विभक्ति को। तो इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है ग्रंथाकार, वही वाला शब्द ग्रंथाकार। ग्रंथाकार को क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ग्रंथ को लिखने वाला। तो देखिए इसमें को आ गया, इस शब्द में को आ गया। तो जिसमें बीच में को आए वह क्या कहलाता है, वह कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। आपसे डायरेक्टली देखिए ये शब्द लिख देगा और बोलेगा कौन सा समास है, तो आप बोलेगा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास पर टिक मारेगा, ये इसको पूछता नहीं। कभी कभी बहुत हायर लेवल पे, जो टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं या फिर एसआई लेवल पे, उसमें ये सब पूछा जाता है कि कर्म, करण, संप्रदान। कांस्टेबल लेवल पे सिर्फ तत्पुरुष समास बोलेगा। ओके, करण का देखते हैं, करण से या के द्वारा। करण का हम लोग ने देखा ग्रंथाकार, ग्रंथ को लिखने वाला। ठीक है, अब इसका देखते हैं करण का। करण का देखते हैं एग्जांपल क्या होगा। करण का हम लोग जैसे लिख दे वाल्मीकि रचित, मतलब कोई किताब है जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई है, उसे कहते हैं वाल्मीकि रचित। तो इसको देखिए, ये जो आपको शब्द दिया है, इसको अगर हम लोग तोड़ें तो इसको कैसे लिखेंगे, वाल्मीकि के द्वारा रचित। देखिए ये करण तत्पुरुष समास हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या आ गया है, इसमें आ गया है के द्वारा। तो के द्वारा जिसके बीच में आए वो क्या कहलाएगा, वो करण तत्पुरुष समास कहलाएगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, अब चलते हैं संप्रदान की ओर। संप्रदान में कौन कौन सी विभक्ति आती है, को या के लिए। तो संप्रदान का एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल है सत्याग्रह। सत्याग्रह, अब देखिए इसे बांटिए तो क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह। तो जिसमें के लिए विभक्ति आए तो उसे क्या कहते हैं, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं, या फिर तत्पुरुष समास आप कह सकते हैं। ओके, देखिए ये आ गया कि नहीं,
आया, ठीक है। देखिए यहां पर अगर देखिए एसआई या टेट लेवल पे आ जाए कि से, देखिए दोनों में है, करण में भी है और अपादान में भी है। अगर दोनों दिया हो ऑप्शन में और बोला हो कि कौन सा तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास, तो याद रखिए करण तत्पुरुष समास में जो क्रिया होती है वह संज्ञा के ऊपर क्या होती है, टिकी होती है, मतलब इसका संज्ञा से संबंध होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, इसका क्रिया से संज्ञा का अलगाव होता है। क्या होता है, क्रिया का संज्ञा से अलगाव दिखता है। क्रिया का संज्ञा से अगर अलगाव दिखे तो समझ लीजिएगा वो अपादान है। और इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया का संज्ञा से संबंध दिखाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे करण समास, करण तत्पुरुष समास। यहाँ पे जैसे वाल्मीकि से रचित, यहाँ पे से रहता तो क्या होता, इसमें दिखाता कि ये इसके द्वारा ही बना है, संबंध है इन दोनों में। लेकिन इसमें जो से आएगा वह क्या कहेगा, वो ऐसा दिखाई देगा कि जैसे ये दोनों अलगाव हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लूं पथभ्रष्ट, क्या ले लूं, पथ भ्रष्ट, इसका क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से विचलित हो गया, अपने रास्ते से विचलित हो गया, मतलब दूर हो गया, मतलब अलगाव दिख रहा है। तो जिसमें अलगाव दिखे समझ लेना वो अपादान तत्पुरुष समास है। आप इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कारक में जाके अपादान और करण के ऊपर बहुत अच्छे से समझाया गया, उसे जाके देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। बस ये समझिए कि इसमें क्या होता है, इन दोनों में अलगाव दिखेगा, इन दोनों में क्या दिखेगा, संबंध दिखेगा, बस यही इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब संबंध को देखते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में क्या है, का के की विभक्ति लगता है। इसमें जैसे एग्जांपल ले ले राजसभा, क्या ले ले, राजसभा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राजा की सभा, तो जिसमें की आ जाए वो क्या है, वो है संबंध तत्पुरुष समास। ओके, अब अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति है में यहाँ पर, और इसका एग्जांपल ले ले जल समाधि, जल समाधि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल में समाधि, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ पर एक एक एग्जांपल के साथ में आपको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, ठीक है। आप जब पीडीएफ के थ्रू जाएंगे तो पीडीएफ में बहुत सारे एग्जांपल और उस एग्जांपल के बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। आप उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसको बस एक बार देख लीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट तो मैं यहीं पे, आप देखिए नोट वीडियो अगर देखते हैं तो आपका डाउट पक्का क्लियर होना है, ठीक है। नोट्स में इसलिए बोलता हूं क्योंकि नोट्स क्या होता है, पूरा वाइज कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, आप अगर उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो उससे बाहर एग्जांपल नहीं आने वाले, ठीक है। आइए चलिए आगे चलते हैं अव्ययीभाव समास की ओर, अव्ययीभाव समास की ओर चलते हैं। अव्ययीभाव समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास में देखिए पहला ही शब्द आ गया है अव्यय, क्या आ गया है, अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, ठीक है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है, देखिए मैंने अभी बताया समास में क्या होता है, दो शब्द होता है, एक होता है प्रथम पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद होता है वह क्या होता है, वो प्रधान होता है, जो प्रथम पद होता है वह प्रधान होता है, और वे प्रथम पद जो होते हैं वे क्या होते हैं, ये अव्यय होते हैं, या फिर वैसा समझ लीजिए प्रथम पद होता है वह क्या होते हैं, वे अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, प्रथम पद जो होते हैं वे अव्यय होते हैं, और वे क्या करते हैं, वे समस्त पद को, प्रथम पद उत्तर पद दोनों को मिलाकर समस्त पद, समस्त पद को भी अव्यय बना देते हैं। प्रथम पद जो होते हैं वे अव्यय होते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने साथ में समस्त पद को अव्यय बना देते हैं, ठीक है। और इसको पहचानने की क्रिया ये भी है कि प्रथम अव्ययीभाव समास का क्या पहचानने की क्रिया है, इसकी शुरुआत में अनु, आ, प्रति, यथा, ये सब शब्द शुरुआत में आएंगे, ठीक है। ये सब शब्द शुरुआत में अगर लगे रहे तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट अव्ययीभाव समास में टिक कर देना, ठीक है। जैसे लिखा है आ जन्म, देखिए इसमें आया तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, अव्ययीभाव समास है। आ जन्म आया तो इसको क्या कहते हैं, जन्म से लेकर, ओके ना। देखिए इसमें ट्रिक आ गया, जो है आ अगर आया तो क्या है, अव्ययीभाव समास है। जैसे मैं एक और बोलूं, जैसे बोलूं प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब हर दिन, देखिए इसमें प्रति आ गया, जिसमें प्रति आया क्या है, वह अव्ययीभाव समास है। इसमें क्या कहेंगे, हर दिन, या फिर लिख सकते हैं दिन दिन, ओके ना। जैसे मैं बोलूं एक और एग्जांपल, यथाशक्ति, क्या बोलूं, यथाशक्ति, तो यहां पर देखिए यथा आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, अव्ययीभाव समास। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, शक्ति
के अनुसार। बस आपको एक शब्द देगा और बोलेगा कि कौन सा समास है, तो उसमें अनु प्रति यथा ये सब आए तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है, वे अव्ययी भाव समास है। ओके, चलिए अब कर्मधारय समास की ओर चलते हैं। कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है? पूर्व पद विशेषण होता है, और जो उत्तर पद होता है वह क्या होता है? वह होता है विशेष्य। इसमें प्रथम पद जो होता है वह होता है विशेषण, प्रथम पद होता है विशेषण, और जो उत्तर पद होता है वह होता है विशेष्य। उत्तर पद होता है विशेष्य। विशेषण विशेष्य को अच्छी तरह से जानना है तो इसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो से गो थ्रू होइए। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे हिरन तेज भागता है, हिरन क्या कर रहा है, भागता है। अब भागना क्या है, क्रिया है, और भागना क्रिया है तो उसमें क्या लिखा है, तेज भागता है, तो तेज क्या है, तेज भागने की विशेषता बता रहा है, तो जो क्रिया की विशेषता बता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, और विशेष्य कौन होता है, जो संज्ञा उसमें होती है वो क्या होती है, विशेष होती है। जैसे मैं बोलूं कि गोपाल तेज भागता है, तो गोपाल क्या हो गया, वो हो गया विशेष्य, जो बता रहा है जिस वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। ठीक है, तो विशेषण कौन सा हो गया, तेज, और नाम क्या हो गया, गोपाल विशेष्य। ठीक है, गोपाल तेज भागता है में तेज क्या हो गया, विशेषण, और गोपाल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और भागता है क्या हो गई, बताइए, क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है, या फिर उपमान होता है। क्या होता है, उपमान होता है। या फिर कर्मधारय समास में उत्तर पद जो विशेष से होता है वो उपमेय होता है। अब ये उपमेय उपमान क्या है ये भी समझ लीजिए। उपमान उपमेय में जैसे देखिए एग्जांपल के लिए आपने क्या देखा, नीलगाय देखा। नीलगाय जिसको कहते हैं नीलगाय कहते हैं। नीलगाय क्या होती है, जंगली गाय होती है। जब आप उसको देखे, आप उसको देखकर आपके दिमाग में ध्यान आया कि हाँ वो जो गाय होती है जिसका हम लोग दूध पीते हैं, फिर वो गाय होती है जो पशु का जो पालतू होती है, पालतू गाय होती है। पालतू गाय की तरह गाय दिख रही है, लेकिन ये गाय कैसी होती है, जंगली गाय होती है। तो उसको देख के हमें ध्यान में आ गया कि वो गाय की तरह गाय दिख रही है, लेकिन ये जंगली गाय, इसलिए इसको कहते हैं नीलगाय। तो जिसको देखकर आपने इसको पता लगा लिया है कौन है, तो जिसका दिमाग में आपके ध्यान आया वो है उपमान, और जिसको देखा आपने वो क्या है, उपमेय। ठीक है, तो यहाँ पर उपमान उपमेय यही होता है। और उपमान क्या होता है, विशेषण। ठीक है, प्रथम पद विशेषण या उपमान हो, द्वितीय पद क्या हो, विशेष या उपमेय हो। देखो विशेषण मैंने आपको बताया, गोपाल तेज भागता है, जिसमें तेज क्या है, विशेषण है, गोपाल क्या है, विशेष्य है। तेज क्या है, उपमान। और ये उपमान उपमेय क्या है, जैसे कि जंगल में आपने नीलगाय देखा, तो नीलगाय को देख के आपको याद आया पालतू गाय जो उपमान है, और नीलगाय क्या है, विशेष्य है। ठीक है, दोनों समझ में आया। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से गो थ्रू होंगे तो सबको समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, महादेव क्या है, महादेव, तो इसको क्या होगा, महान है जो देव, वो होते हैं महादेव। और इनके शब्द में याद रखिएगा कर्मधारय समास में आते हैं है जो विलुप्त हो जाते हैं समास बनते वक्त। ठीक है, इसमें देखिए ये महान जो है ये क्या है, ये है विशेषण। क्या है, विशेषण। ओके, और ये क्या है, ये है विशेष्य। तो प्रथम पद क्या हो, विशेषण, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य। वो क्या होते हैं, महादेव। ठीक है, महान है जो देव। एक और देखते हैं, जैसे कि दुरात्मा। दुरात्मा, दुरात्मा में क्या होगा, बुरी है जो आत्मा। देखिए बुरी है जो आत्मा। ठीक है, बुरी है जो आत्मा। बुरी है जो आत्मा में विशेषण कौन है, बताइए, बुरी। बुरी शब्द क्या है, यह है विशेषण, और आत्मा शब्द क्या है, विशेष्य। तो आत्मा शब्द विशेष्य है और बुरी शब्द क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, तो आपको कर्मधारय समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक होता है। और दूसरा पद जो होता है वह क्या करता है, वह समस्त पदों को क्या करता है, समाहार के रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसे क्या कहते हैं, हम लोग द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, और दूसरा पद क्या करेगा, दूसरा पद समस्त पदों को क्या करेगा, समाहार के रूप में या समूह के रूप में कन्वर्ट कर देगा। समाहार का मतलब क्या होता है, बहुत सारे चीजों का क्या करते हैं, इकट्ठा करके उसको समूह बना ले, वही होता है समाहार। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं दोपहर। दोपहर को क्या मैं लूंगा, दो पहरों का समाहार। ओके ना, देखिए इसमें संख्यावाचक आ गया, और ये क्या कर रहा है,
ये समस्त पदों को क्या कर दिया, इस समस्त पदों को क्या कर दिया, समाहार या समूह के रूप में कन्वर्ट कर दिया, उसे कहते हैं हम लोग द्विगु समास। ठीक है, समझ में आया। जैसे मैं एग्जांपल एक और ले लूं, शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी में देखिए 100 सालों का समूह। देखिए इसमें पहला पद क्या आ गया, पहला पद आ गया संख्यावाचक, और दूसरा पद क्या है बताइए, दूसरा पद है समाहार के रूप में, समूह के रूप में, जो क्या कर दिया, पूरे वाक्य, पूरे शब्द को उसने क्या बता दिया, पूरे शब्द को उसने समूह के रूप में, समाहार के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जो बन गया शताब्दी। तो जिसमें प्रथम पद क्या आ जाए, प्रथम पद संख्यावाचक हो, द्वितीय पद क्या करे, वह समस्त पद को समाहार या समूह के रूप में कन्वर्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, देखिए द्वंद्व समास में प्रथम पद और द्वितीय पद, या फिर प्रथम पद, प्रधान पद या उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अपने आप में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता, अपने आप में प्रधान होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो शब्द आता है और, वो क्या होता है, वो जब विलुप्त हो जाए तो क्या बन जाता है, द्वंद्व समास। क्या बन जाता है, द्वंद्व समास। और इसका एक और ट्रिक है, इसके बीच में डैश होता है हमेशा। ठीक है, इसको पहचानना बहुत आसान होता है। इसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे अन्न जल, इसको अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, अन्न और जल, अन्न और जल, जब और मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा और विलुप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, अपना पराया, इसका क्या होगा, अपना और पराया। कितना आसान है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ओके, ये होते हैं द्वंद्व समास। ओके, समझ में आया। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास की ओर। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में प्रथम पद और द्वितीय पद, या फिर प्रधान पद या उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, और ये दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तीसरे पद की ओर या फिर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। मतलब कि ये दोनों शब्द क्या करेंगे, जब मिलेंगे तो दोनों शब्द मिलके तीसरे अर्थ की ओर संकेत करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पीतांबर, क्या है, पीतांबर। अब इसको अगर आप संधि विच्छेद करें तो होगा पीत धन अंबर, या फिर इसको हम लोग देखिए क्या बोल सकते हैं, संधि विच्छेद में बोल रहा हूं, इसे संधि विच्छेद करना नहीं रहता है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखिए जैसे हो गया पीत धन अंबर। ओके, अब पीतांबर में पीत का मतलब क्या होता है, पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका वह, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विष्णु। क्या कहते हैं, विष्णु। समझ में आया। देखिए ये दो शब्द हैं, दोनों शब्द प्रधान शब्द नहीं है, दोनों शब्द मिलके क्या बना रहे हैं, तीसरा शब्द बना रहे हैं, एक विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। याद रखिएगा, दोनों शब्द का मिलन होने पर वो शब्द से तीसरा अर्थ भी बने, किसी का नाम बने, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। जैसे मैं बोलूं दशानन, दशानन, अभी इसका मैं क्या कहूंगा, दस धन आनंद, दस धन आनंद। इसका मतलब क्या होंगे, इसका मतलब होगा 10 सिर जिसका है वह, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रावण। क्या कहेंगे, रावण। देखिए दोनों शब्द क्या है, प्रधान नहीं है, और दोनों शब्द मिलने के बाद क्या करते हैं, एक तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबोदर में क्या है, लंब है उधर जिसका वह है, लंब मतलब लंबा, उधर मतलब पेट, वो कौन है, लंब है उधर जिसका वह है गणेश। ठीक है, लंबोदर का तीसरा शब्द बन गया गणेश, लंब धन उधर के दोनों शब्द से मिलने पे तीसरा अर्थ बन गया जो है गणेश। ठीक है, तो क्या करता है, ये किसी नाम की ओर संकेत करे, ठीक है, और दोनों का मतलब कोई तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे, तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करे, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। इन दोनों में क्या होता है, ये पूर्व पद और प्रधान पद और उत्तर पद, पूर्व पद या उत्तर पद, ये दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते, प्रधान पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद क्या होता है, समाहार होता है, जो समस्त पदों को मिलाकर समाहार के रूप में कन्वर्ट कर देता है। कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से होता है, पहला पद, और क्या होता है, इसमें उपमान और उपमेय की प्रतिमा दी जाती है। अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय होता है, जो समस्त पदों को क्या करता है, अव्यय भाव समास में बदल देता है, अव्ययी भाव समास में बदल देता है, जिसमें क्या होता है, पहले संख्या ट्रिक के तौर पे अनु आएगा या फिर आ आएगा, प्रति आएगा या फिर यथा आएगा,
तत्पुरुष समास में कारक के आधार पर अधिकरण, संप्रदान, अपादान, कर्म और कारण, ये जो हैं ये 6 कारक भेद तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। ठीक है, जो आप लोग को समझाया गया है। ठीक है, आप प्लीज नोट्स पीडीएफ जो दिया गया YouTube के डिस्क्रिप्शन में, आप उसके गो थ्रू होइए तो आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।